नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की मैं हूं सौरभ शर्मा और स्टूडियो में चारों मेहमान आ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। कल से संसद के मानसून सत्र का तीसरा हफ्ता शुरू होने जा रहा है और क्या नया और कुछ बड़ा होगा आपको बताते हैं। आज संसद सत्र के पहले 2 सप्ताह 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस एक्शन को लेकर हुए हंगामे की भेंट चढ़ गए और इस दौरान केवल एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा हो पाई। इसके अलावा वंदे मातरम से जुड़ा बिल विपक्ष के हंगामे के बीच ही पास हुआ। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि संसद के इस अगले हफ्ते में क्या काम हो पाएगा और सरकार क्या कोई बड़ा कदम भी उठाएगी। क्या विपक्ष गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर यूं ही सवाल पूछता रहेगा, हंगामा होता रहेगा, काम नहीं हो पाएगा, या सरकार ने भी कुछ बड़ा सोचा है? सरकार अब क्या परिसीमन बिल की ओर बढ़ सकती है, जिसकी चर्चा इस सत्र के शुरू होने से पहले बहुत थी? इस बारे में सरकार की तरफ से तो अभी तक कोई बात नहीं की गई है, कोई हिंट भी नहीं है। हमने जितना इस खबर को पता किया तो यही कहा गया कि ऑफ द टेबल आप इसको नहीं मान सकते, मतलब आ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार इसको लेकर आने जा रही है ऐसी खबर नहीं थी। लेकिन राहुल गांधी ने कल एक बड़ा संदेश दिया इसी डिलिमिटेशन बिल को लेकर के। उनके निशाने पर डीएमके थी। ऐसे कहिए कि परिसीमन बिल को तमिलनाडु की पार्टियों, इस बिल से तमिलनाडु की पार्टियों को डराने की एक तरीके से उन्होंने कोशिश की, आगाह करने की कोशिश की। कल तमिलनाडु दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि जो भी पार्टी परिसीमन बिल का समर्थन करेगी वो तमिलनाडु के लोगों के साथ धोखा करेगी। अब जाहिर है कि सारी चर्चा केवल एक ही पार्टी को लेकर के थी, डीएमके। इसके बारे में कहा जा रहा था कि सरकार के साथ उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग बन गई है जब से तमिलनाडु के विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए और राहुल गांधी ने पाला बदला और वो विजय के साथ गए। डीएमके ने इंडिया अलायंस को छोड़ दिया, अपने बैठने की अलग व्यवस्था की मांग की, हो भी गई लोकसभा के और राज्यसभा के अंदर। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी ने यह डिलिमिटेशन की बात क्यों की? वो तमिलनाडु के दौरे पर थे, उन्हें कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट डीएमके के खिलाफ देना था, सिर्फ इसीलिए उन्होंने डिलिमिटेशन बिल का मुद्दा उठाया, या फिर वाकई परिसीमन बिल को लेकर सरकार आगे बढ़ना चाह रही है और राहुल गांधी के पास ऐसी खबर है और वो खबर दे रहे थे बजाय कि सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के। राहुल गांधी का बयान मैं आपको सुना देता हूं। उन्होंने तमिलनाडु के एक ऐसे आइकन की बात की, आइकन पॉजिटिव शब्द है लेकिन एक ऐसे व्यक्ति की बात की जिसका जो धोखे देने का पर्याय बन गया है। एट्टप्पन उसका नाम है। मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कि ये एट्टप्पन कौन है। तो ये एक एट्टापुरम एस्टेट थी और अंग्रेजों को एक स्वतंत्रता सेनानी की खबर देने वाला ये व्यक्ति था जिसका नाम एट्टप्पन था। और राहुल गांधी ने कहा कि जो भी व्यक्ति, तमिलनाडु की कोई भी पार्टी अगर इस परिसीमन बिल का समर्थन करती है तो लोग उसे एट्टप्पन की तरह याद रखेंगे। There is an attempt by the BJP to do delimitation. Delimitation is designed to disenfranchise, to take away power from the people of Tamil Nadu. This is a BJP conspiracy. There was a historical character in Tamil Nadu called Attappan. Attappan is basically symbolic of the betrayal of the people of Tamil Nadu. Anybody who supports delimitation is betraying Tamil Nadu, is betraying the future of Tamil Nadu, is allowing the RSS and BJP to attack the people of Tamil Nadu and the future of Tamil Nadu, and is a Attappan. Is a 21st century Attappan. No Tamil person should support delimitation. Every single Tamil person should oppose delimitation. Every single Tamil party, national party, should defeat delimitation in the House. अब एट्टप्पन को आप समझिए जैसे हम लोग बात करते हैं हिंदी में, हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में जैसे कहते हैं जयचंद कह लीजिए, मीर जाफर तो बंगाली था ना सर, हाँ, तो मीर जाफर कह लीजिए या जयचंद कह लीजिए, ऐसे तमिलनाडु के लिए एट्टप्पन है। तो राहुल गांधी ने कहा कोई भी अगर इस बिल का साथ देगा तो वो एट्टप्पन की जैसा याद रखा जाएगा। वो डीएमके के लिए ही इस बात को कह रहे थे। पहले खबर की बात कर ले, वो मतलब पॉलिटिकल मैसेज दे रहे थे या कोई खबर दे रहे थे? आपके पास क्या खबर है, ये कोई सरकार परिसीमन बिल पर बढ़ रही है आगे? निश्चित रूप से राहुल गांधी को ये डर है कि जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और सरकार को उन्होंने झुका दिया है, मतलब उनका ये मानना है कि उनके कारण जो इस्तीफा हुआ है और सरकार में अभी थोड़ा जिस तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है और ये कहा जा रहा है कि भाई 2 कदम पीछे मोदी सरकार ने ले लिए। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह
पूरे सप्ताह लगभग पार्लियामेंट के अंदर नहीं आए, 2 महत्वपूर्ण बिल आए, तब भी वो पार्लियामेंट में नहीं थे। तो राहुल गांधी को एक डर है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी अगर नहीं आए तो जब आएंगे तो पूरी अपनी सेना को लेकर आएंगे, सारी तैयारियों के साथ आएंगे और उनके तर्क से क्या तीर निकलेगा सोमवार को, मंगलवार को या बुधवार को, उसका डर पूरे विपक्ष को है और राहुल गांधी की चिंता वही है। इसलिए राहुल गांधी फिलहाल अभी डीएमके को आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तमाम विपक्षी दलों को आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह तैयारी कर रहे हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि सरकार बिल लेकर आ सकती है। वैसे सरकार के पास तो अभी 2 बिल सरकार पास करा चुकी है, 3 से अभी एफसीआरए का बिल आना है, जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल आना है। चल रही थी बात, चल रही है। एफसीआरए तो आना ही आना है, एफसीआरए का आएगा, जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल आने वाला है, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ बिल आएगा। तो नॉर्मल जो ऑलरेडी थे कि ये बिल पास मतलब भी सरकार लेकर आने वाली, जो सार्वजनिक रूप से आने वाले हैं, लेकिन ये बिल मुझे लगता है सरकार लेकर आएगी और 5 अगस्त की डेट भी आने वाली है और मुझे लग रहा है 5 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में सरकार कुछ ऐसा लेकर आएगी जिसका प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से संबोधन देते वक्त इस्तीफे का जिक्र किया ना, तो ठीक है, वो सरकार के लिए पॉलिटिकली तो एक मतलब बैकफुट पे जाना जैसा था। बाउंस बैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा सरकार को? बाउंस बैक करने के लिए कोई बड़ा लेजिस्लेशन अगर ले आए और ऑपोजिशन की भी कुछ पार्टियां उसका साथ दे दें तो इससे बेहतर परिस्थिति सरकार के लिए नहीं हो सकती है। लेकिन ये भी हम लोगों ने बात की थी इस प्रोग्राम में कि क्या मौजूदा माहौल में, हालांकि वो बात अब थोड़ी थोड़ी बैकग्राउंड में जा रही है ये जंतर मंतर वाली, लेकिन इस माहौल में क्या ऐसे दल जो न्यूट्रल हैं या जो अभी माने जाते हैं एंटी बीजेपी कैंप में, वो सरकार का साथ देने की पोजीशन में होंगे? मैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर से इसके बारे में बात कर रहा था एक प्रोग्राम में और उन्होंने कहा कि बिल आ रहा है, ये जानकारी नहीं है, लेकिन बिल नहीं आएगा ये नहीं कह सकते। मतलब कहीं से भी ऐसी जानकारी नहीं मिल रही है कि सरकार भूल गई है, इस सत्र में कोई सवाल ही नहीं आने का, ऐसी स्थिति नहीं है। अगर आ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सर आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि सरकार का जो ओवरऑल वर्किंग स्टाइल है उसमें उनका बाउंस बैक करना बहुत ज़रूरी है, उनके बिहेवियर के हिसाब से भी और पॉलिटिकल ज़रूरत के हिसाब से भी, क्योंकि ये एक बड़ा सेटबैक हुआ और पार्लियामेंट में अब जंतर मंतर का पूरा आंदोलन खत्म हो गया, तो वो जो हंगामे की संभावनाएं, आशंकाएं जो भी थी वो थोड़ी सी कम हो गई हैं। जब नीट का बिल पास हो गया है तो वो बाकी तो हंगामा कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है हाउस में, लेकिन उस तरह का हंगामा के हाउस ना चले। लेकिन सरकार को बाउंस बैक करने के लिए जो अभी और 2-3 बिल का जिक्र किया गया ना, उससे कोई बहुत बाउंस बैक वाली बात नहीं, वो तो हो ही जाएंगे, बिल आएंगे तो भी पास हो जाएंगे, हंगामा होगा तो भी पास हो जाएगा। लेकिन डीलिमिटेशन का एफसीआरए से भी लोगों में बज नहीं होगा, लोगों में पॉलिटिकली जरूर होगा बज का, तो ये लोगों में परिसीमन और महिला आरक्षण, महिला आरक्षण पर तो खैर उस तरह की बात ही नहीं है, डीलिमिटेशन। लेकिन मैं राहुल जी को सुन रहा हूँ तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि डीलिमिटेशन बिल पर कांग्रेस के ऑब्जेक्शंस क्या हैं, क्योंकि डीलिमिटेशन एक तो ज़रूरत है संविधान के हिसाब से भी, देश की व्यवस्था के हिसाब से भी, और जिस बात पे तमिलनाडु का झगड़ा है, तमिलनाडु की नाराजगी है, उसको मोटे तौर पर होम मिनिस्टर ने एश्योर किया कि वो 50% जो है सीट्स इंक्रीज करेंगे। अब केवल डीलिमिटेशन का मतलब विधानसभाओं के जो इलाके बदलने की बात हो, सीमाएं बदलने की बात हो, तो वो तो कभी भी होगा, किसी भी सरकार में होगा तो होगा ही, और वो 100% नहीं हो सकता। वही कमीशन का जो तरीका, उसमें ये नहीं कह रहा मैं कि नहीं होता, ऐसा होता ही है। लेकिन तमिलनाडु में तो सरकार भी बीजेपी की नहीं है, समझे, और पार्लियामेंट्री सीट्स में बहुत बड़ा बदलाव कुछ नहीं होता, उससे किस तरह से हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे बहुत ऑब्जेक्शन नहीं समझ में आ रहा कि डीलिमिटेशन को लेकर। पहले ऑब्जेक्शन था कि भाई जो पॉपुलेशन वाइज डीलिमिटेशन किया जाएगा, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई जाएगी, कम की जाएगी, उससे नुकसान होगा, वो तो समझ में आ रहा है। और डीएमके क्या राहुल गांधी जी से कम समझती होगी अपने नुकसान को पॉलिटिकली? मतलब आप सोचिए, यदि उनका बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल नुकसान हो रहा होगा तो वो क्या बीजेपी के साथ जाने की रिस्क ले सकती है? कोई लॉजिकल रीजन बचा नहीं कि इसका विरोध मुझे मेरे हिसाब से हो सकता है उनके पास हो, वो ज्यादा विद्वान लोग हैं, मुझे नहीं समझ में आया है क्या चालबाजी सरकार उसमें कर देगी, ऐसी उनको आशंका है। जैसे मैं अभी देवेंद्र की आपको बात बता रहा था, तो उन्होंने एक और बात बोली, परसों की बात है, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि मुझे एक सांसद मिले अपोजिशन के, और उन्होंने सीनियर सांसद, और उन्होंने कहा कि अगर ये हम ऐसा मानते हैं कि अगर सरकार डिलिमिटेशन करने में कामयाब हो गई तो जो ये मोदी जी 2037 का नारा देते हैं, 2047 का, तो 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने ना बने, लेकिन 2047 तक भाजपा कहीं नहीं जा रही, इतना पक्का है अगर डिलिमिटेशन हो गया तो। यही तो फिर चिंता हो गई, फिर तो आपने लेकिन चिंता किस बेसिस पर, मतलब ये नहीं समझ में आया ना, ऐसा क्या हो जाएगा?
सेम प्रोपोर्शन में अगर हर राज्य की सीटें बढ़ी हैं तो वो आर्ग्यूमेंट भी खत्म हो गया कि नॉर्थ की सीटें बढ़ेंगी, नॉर्थ में बीजेपी अच्छा करती है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में तो सर बीजेपी को फायदा इलेक्शंस होगा। को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत गलतफहमी में रहते हैं। मैं ये बताऊं, ये समझ लेना कि 2047 तक बीजेपी रहेगी या कांग्रेस आ जाएगी कल, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन दूसरे तरीके से होते हैं। आप देख रहे हैं कि हर इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट होता है। अभी तो सांस अटकी हुई है जो हमारे बाई इलेक्शंस हो रहे हैं उस पर। कल 2 और इलेक्शन आप की रखी जाएगी। एक जनरल आपने इलेक्शन मैंने तो और वो बात भी बस 500 से इन्होंने 800 पर पहुंच जाएगी तो वो तो पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। हाँ त्रिपाठी जी, सरकार लाएगी डिलिमिटेशन बिल? पिछले एक सप्ताह में मुझे अगर सबसे अधिक कुछ लोगों ने पूछा है, क्योंकि लोगों को गलतफहमी होती है कि हम लोगों को कुछ पता होता है, तो लेकिन उसके बारे में कहाँ से पता होगा। सब कह रहे हैं कि अमित शाह कहाँ है, क्या कर रहे हैं। एक लाइन का सवाल, मतलब कमाल ये है कि ऐसे ऐसे लोग पूछ ले रहे हैं जिनका कोई बहुत गूढ़ राजनीति से मतलब नहीं, वो भी कह रहे हैं कि अच्छा अमित शाह नहीं दिख रहे हैं, अच्छा अमित शाह कहाँ गायब है। और जब उन लोगों से थोड़ा हो तो कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ वो सोच रहा होगा, कुछ बड़ा लेके आएगा। अब जाहिर है मोदी शाह को लेकर ये एक छवि लोगों के मन में है। इसको आप सरकार के कहें कि उनके लिए अनफॉर्चुनेट है कि इस पूरे स्टूडेंट मूवमेंट में वो वाला भाव कहीं भी नहीं दिखा, वो नहीं कर पाई सरकार। एक तरह से बैकफुट पर रही, बार बार पीछे हटना पड़ा, पीछे हटते हटते अंत में सम्मान लेना पड़ा। अब लोगों का ये मानना है कि ये जो परिसीमन का विधेयक आने वाला है, जो सीटें बढ़ाने वाला है, ये अपरिहार्य, एक हिंदी में शब्द होता है तो अपरिहार्य हो गया है, अंग्रेजी में शायद इनएविटेबल होता है, इनएविटेबल। तो ये अपरिहार्य हो गया है। यानी आपको कुछ ऐसा बड़ा करना है जिसमें कुछ विपक्षी दल आ जाएं, ये नहीं करना है। इतने विपक्षी दल आ जाएं कि बैंग ऑन वो बिल निकले, और जब वो निकले तो जिसको अंग्रेजी में एक और शब्द कहते हैं फ्लाइंग कलर्स के साथ, तो वैसे ये निकल कर आए, तब जाकर ये जो सरकार अभी चल रही है और जिसको हम कह रहे हैं कि इंपैक्ट कैसे आएगा, तब वो शायद आता हुआ दिखेगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अब राहुल गांधी को थोड़ा मतलब भ्रम हो गया कि उन्होंने इस्तीफा करा लिया या क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गई। ये वक्त था उनके चुप रहने का, ये वक्त था अपने जो पार्टियां हैं उनसे पर्दे के पीछे बात करने का। ये धमकी देने वाला समय नहीं है, ये किसी को गद्दार, देशद्रोही, मीर जाफर, जयचंद या दक्षिण के राज्यों को उन्हें करना है तो एटप्पन कहने का समय नहीं। ये वही गलती कर रहे हैं जो गलती संजय राउत ने अपने बड़बोलेपन में शिवसेना के लोगों के साथ की थी। आप ये नहीं कर सकते भाई, समय वो चला गया कि आप कितने बड़े व्यक्ति हो, आप किसी को गद्दार कहेंगे, देशद्रोही कहेंगे, कुछ भी इस तरह की उपमा संज्ञा देंगे तो कहेगा ठीक है भैया चलो अब दिखाते हैं। और डीएमके के पास 22 सांसद हैं, वो छोटी मोटी ताकत नहीं उसकी। उनके लिए क्या है, वो जो विजय से लड़ रहे हैं इसके बाद वो बताएंगे कि देखिए हमारी सीटें हम बढ़वा कर लेकर आए। अगर राहुल गांधी के चक्कर में फंसते तो हमारी ये जो सीटें होने जा रही थी 40 से 60, ये रह जाती 54 या 52, ये रह जाती 48। मतलब वो प्रोपोर्शन में बताएंगे। और मेरा ऐसा मानना है, फिर मैं कह रहा हूं कि ये मानना है कि ये अपरिहार्य एक चीज है, लेकिन कुछ व्यक्ति का एक तरीका होता है। मोदी शाह के लिए ये करना अवश्यंभावी है, वो करेंगे नहीं तो करेंगे क्या, मतलब मैं तो ये कह रहा हूं। और कोई दूसरा बिल इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। जहां तक रही बात कि कुछ ऐसा धमाका करेंगे, तो जब अगर ये ठीक से हो गया तो इससे बड़ा धमाका भला क्या होगा। आपकी जनगणना चल रही, सब कुछ चल रहा है, 29 के पहले आप महिला आरक्षण दे देंगे, प्रतिनिधित्व भी मिल जाएगा। अब क्या तैयारी है सरकार की, देखिए सच में नहीं, इसके बारे में खबर तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली क्या ये समय ठीक है ये बिल लाने के लिए, अगर मान लें कि नंबर्स पूरे हैं तो? देखिए एफसीआरए के बिल में तो उनको सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ना राज्यसभा से उनको पास करने की जरूरत है, ना लोकसभा से पाना। डिलिमिटेशन के लिए उनको सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है, तो डिलिमिटेशन में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है मुझे। तीसरा जो सबसे चौंकाने वाला होगा, यदि वो सीटों की लोकसभा की संख्या बढ़ा देते हैं, और चूंकि गृहमंत्री जी ने आश्वासन दिया था, और कांग्रेस कैसे बैक ट्रैक कर सकती है, यदि करती है तो ये भी लोग एक्सपोज करेगा कि आपने लोकसभा में कहा था कि भाई यदि प्रोपोर्शनेट वाली बात होती तो अमित शाह ने कहा था कि हम अभी तुरंत लिखवा कर ले जाते हैं, आप दीजिए थोड़ा सा समय दीजिए, हम लेकर के आ जाते हैं, इसमें सुधार करके ले आते हैं। तो देखिए कोई लॉजिक तो नहीं है, विरोध का कोई लॉजिक नहीं है। और जब परिसीमन होता है तो
एक उसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन बनती है। चलिए हम मान लेते हैं कि उसमें सारे प्रो गवर्नमेंट के अधिकारी जो हैं वो डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर बन जाते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये भी तो आप सोचिए ना कि कई ऐसे राज्य हैं जहां उनकी भी सरकारें हैं, जैसा अभी विजय जी ने कहा। तो तमिलनाडु में यदि कुछ इधर उधर हो रहा होगा विधानसभा में खास करके, तो वहां तो अपोजिशन पार्टियां खड़ी हैं। कर्नाटक के अंदर पार्टी खड़ी है, केरला के अंदर आपकी सरकार है, जहां आपका स्ट्रांग बेस है वो ऐसे जगह पर हैं, खड़े हैं। तो डर सता यही रहा है उनको, डर मूलतः यही सता रहा है कि सीटों की संख्या बढ़ जाती है, और सीटों की संख्या बढ़ने में कहीं ऐसा तो नहीं है कि नॉर्थ का प्रतिनिधित्व जहां भारतीय जनता पार्टी डोमिनेंट है, लेकिन उनको ये ध्यान रखना चाहिए जहां मेजर फाइट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होती है वहां चुनाव में अदला बदली हो जाती है। एक बार छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, गुजरात और मध्य प्रदेश से एक अपवाद निकला है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो सरकार उनकी आ गई थी, वो नहीं संभाल पाए, ये और बात है। लेकिन राजस्थान में तो अल्टरनेटिव सरकार ही बनती है। छत्तीसगढ़ में भी परिवर्तन हो चुका है, तो उनको ये भी नहीं सोचना चाहिए। लोकसभा में आपने देख ही लिया ना 2024 और का नतीजा, 2024 का लोकसभा का नतीजा जो है वो राजस्थान में आप देखिए तो बहुत भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरा किया। तो उनको मुझे नहीं लगता है, ये डर जरूर है, और यही कारण है कि भारतीय ये जो चाह रहे हैं कि इसका विरोध किया जाए। आप देखते हैं यदि ये वाकई निकल जाता है और धमाके के साथ निकल जाता है तो मुझे लगता है कि ये एक प्रकार का डिफीट होगा अपोजिशन के लिए। अब देखते, अब इंतजार करना पड़ेगा। अब कल से शुरू हो रहा हफ्ता, इसमें सरकार क्या क्या बिल रखती है। अगली खबर, मैंने अखबार में आज एक खबर पढ़ी, मुझे बात करने लायक लगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन के दौरान 20 जुलाई को हिंसा हुई थी, और इसको लेकर के दिल्ली पुलिस की तफ्तीश को लेकर के खबर है। खबर यह है कि 2019 में दिल्ली में दंगा हुआ, आपको याद होगा, 2020 उसी तर्ज पर इस प्रकरण में हुई हिंसा की तफ्तीश की जाएगी, इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, और गृह मंत्रालय इस पूरी जांच की मॉनिटरिंग भी करेगा। प्रदर्शन और हिंसा को लेकर सियासी दलों की भूमिका पर, किसने इस मूवमेंट को, या उस दिन खास तौर पर जो ऐलान था कि संसद तक जाना है, इसमें किन किन लोगों की भूमिका थी, फंडिंग से लेकर के वर्कर्स, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को वहाँ भेजने की या भीड़ लाने की। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि विरोध प्रदर्शन की आड़ में राजनीतिक दलों के नेताओं और असामाजिक तत्वों ने संसद तक पहुंचकर देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने की साजिश की थी। सच्चाई क्या है इसकी, तो ये तो तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। इसके लिए टीमें एक्टिव हो चुकी हैं। जांच दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को दी गई है, और एक एफआईआर 20 जुलाई को दर्ज हुई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, भीम आर्मी और कुछ लेफ्ट पार्टीज और संगठनों के नाम उसमें शिकायत में दिए गए थे कि इन लोगों ने इस हिंसा में साजिश की थी। अब जल्द ही पुलिस इन पार्टियों के नेताओं को नोटिस भेज करके उनसे पूछताछ जो है वो कर सकती है। जी हाँ जी, कल एक अरेस्ट हुआ है, एक लड़की को अरेस्ट किया है साउथ से, और जिसका टेरर मॉड्यूल से लिंक है माना जाता है, और वो इस प्रदर्शन में संभवतः शामिल थी। नहीं, वो बंगाल में पकड़ा गया शायद एक आदमी, बंगाल में पकड़ा गया है। एक वो टेरर मॉड्यूल अलग, वो एक वेस्ट बंगाल में, वो उसके बारे में चर्चा है कि वो इस प्रदर्शन में शामिल होना चाहता था। नहीं, शामिल हुई है और उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया। ये खबर में दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के हवाले से ये लिखा गया है। इनके दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक 2019 में शाहीन बाग में जो प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद दिल्ली का दंगा हुआ था, उसी तरीके से पेपर लीक मामले की आड़ में बच्चों को आगे करके संसद में उत्पात मचाने की तैयारी थी। वो ये सीधा कह रहे हैं, जिनको इसमें नाम नहीं लिया गया, दिल्ली पुलिस के ऑफिसर, कि संसद में दाखिल होकर के हंगामा करने की कोशिश थी, ताकि दुनिया भर में एक बड़ी खबर बनती, मोदी सरकार वीक दिखाई देती, ये चर्चा होती कि भारत में एक पॉपुलर एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट जो है वो कामयाबी के साथ खड़ा हो गया है। अच्छा, इस पर हम लोग बात करेंगे। कल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उनका एक फंक्शन में उनको फेलिसिटेट किया गया था, तो उनके कुछ स्टेटमेंट्स कल भी हमने आपको सुनाए थे। एक और बयान उनका मिला, शायद उस पर चर्चा नहीं हुई। उन्होंने देश की सुरक्षा को लेकर कहा कि भारत को जितना खतरा बाहरी ताकतों से है, उतना ही देश के अंदर छुपे कुछ लोगों से भी है, और भारत की प्रगति से कई देश और ताकतें खुश नहीं है। भारत अभी वहां नहीं पहुंचा है जहां उसे होना चाहिए। ऐसा लगता है कि शायद हम स्वतंत्र हैं,
तो हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं। आज भी भारत को बाहर से भी और अंदर से भी बहुत अधिक चुनौतियां हैं। भारत का विकास से सभी लोग बहुत आनंदित हों ऐसा नहीं है। भारत का विकास कई लोगों के लिए, कई देशों के लिए, कई इंटरेस्ट के लिए, उनके लिए ये घातक है और हमें उसका मुकाबला करना है। उसके लिए हमारे को एक दृढ़ता के साथ संशय को हटाकर, वो संशयात्मा विनाशाय, संशय में मत पड़िए। एक बार एक ही चीज को सोचिए, देश के इंटरेस्ट को सोचिए, देश के इंटरेस्ट में काम करिए। अब सुन के ही कितना खराब लगता है कि भारत को बाहर से भी और अंदर से भी बहुत चुनौतियां हैं। बाहर से भी खतरा है, अंदर से भी खतरा। बाहर की चुनौतियों से, बाहर के खतरों से तो चलो आप निपट लेंगे, अंदर से की चुनौतियों से निपटना, खतरों से निपटना कितना टेढ़ा काम होता है। और अपने ही लोगों पर इस तरीके की तोहमत लगे तो इससे ज़्यादा बुरा और क्या है। और जो भी हम लोग इससे पहले जांच वाली बात कर रहे थे उसमें सोचिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये कोई खबर है, क्योंकि मतलब ये शिकायत है अभी कि पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पर शिकायत हुई है कि इन्होंने इसमें हंगामा कराने के लिए अपने लोगों को भेजा या सामाजिक तत्वों को भेजा। लेकिन मान लीजिए अगर ये बात एक पैसा भी सच हो तो कितनी शर्म की बात है। आप सोचिए कि भारत की कोई लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टी, अगेन मैं कोई नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर उसका मंसूबा ये था कि कुछ लोगों को संसद की दीवार फांद दो, बस उस पार पहुंचा दो, हेडलाइन बन जाएगी। कितनी शर्म की बात है ये, अगर ये सच है तो। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा सोच रही थी तो। सर अब 2 लाइन कह दूं, मैं हर्षवर्धन जी बोले उससे पीछे। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं और फिर दोहरा रहा हूं, जिसकी ओर जो अजीत डोभाल जी हैं वो भी बात इस चीज का जिक्र करेंगे। जब वो खतरों की बात करते हैं तो कौन लोग हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठिए, जो बांग्लादेशी मुसलमान इस देश के अंदर डिफरेंट पॉकेट में, जो आज के दिन में 5 करोड़ की आबादी उनकी है, वो खतरे हैं। नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम का मुख्यमंत्री अमेरिका में जाकर के कहता है कि हम तो स्वतंत्र होना चाहते हैं, बट संभावनाएं अभी नहीं बन रही है। जो बैप्टिस्ट चर्च है जी, वो मणिपुर के आंदोलन को आप सामान्य तरीके से देख लेते हैं, उसमें चर्च के पीछे बहुत बड़ी भूमिका है, इस चीज से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरे जो नक्सल्स ग्रुप हैं, आपने जो नक्सल फील्ड में काम कर रहे थे तो उनको तो आपने मार दिया, लेकिन जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठे हुए नक्सल्स हैं, जो सिविल सोसाइटी के नाम पर काम करते हैं, एनजीओ, उनकी बात कर रहे हैं अजीत डोभाल जी। बिल्कुल उनकी बात कर रहे हैं। अब ये जो जांच वाली बात है, आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज की भूमिका की जांच हो पाएगी एक्चुअली? नहीं, देखिए पहली बात तो ये कि इसमें अगर मत लगाइए। निश्चित तौर पर राजनीतिक दल ये काम करते ही करते हैं, ये आज की बात नहीं है। ये काम करते ही करते हैं वो कि कोई ऐसी अराजकता हो जाए जिससे गवर्नमेंट ऑफ द डे, कोई भी सरकार हो, दूसरी भी सरकार होती तो हो सकता है कि उस वक्त के कुछ राजनीतिक दल करते, इस वाले में वो ज्यादा प्रमुख तरीके से दिखा, वरना कभी आज तक नहीं हुआ। विपक्षी दल जब धरना प्रदर्शन करें, वो संसद के सामने भी प्रदर्शन कर सकते हैं, जहां तक जाना है जा सकते हैं, लेकिन जब अराजकता की स्थिति हो तब विपक्षी पार्टियों के सांसद अपने साथ भीड़ लेकर जाएं, उसका सीधा सा मतलब है कि सरकार उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाएगी। दिल्ली पुलिस उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी रहेगी। लाठीचार्ज छात्रों पर तो पहले भी नहीं हुआ था, वो तो जब एकदम नजदीक पहुंच गए, सब कुछ हो गया, तब हुआ। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि कई बार कवर फायर जैसा हो जाता है, तो जो विपक्षी पार्टियों के सांसद कर रहे थे वो कवर फायर जैसा ही था। और रिपोर्टर्स तो वहां से जो मेरी बातचीत हुई, चूंकि मैं तो गया नहीं, लेकिन रिपोर्टर्स जो वहां गए, जिनसे मेरी लगातार बात हो रही थी, अलग अलग रिपोर्टर्स जो वहां फील्ड पर थे जी, वो साफ कह रहे थे कि इसमें राजनीतिक दलों की भूमिका है, इसमें राजनीतिक दलों के लोगों ने अपने लोगों को भेजा है और अराजकता भी उन्हीं के लोग कर रहे हैं। अब आपने कहा कि भीम आर्मी पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट, तो लेफ्ट तो पूरा का पूरा कैडर वहां बैठा ही था। नहीं, प्रदर्शन में सपोर्ट नहीं, वो ठीक है, अराजकता कराने की कोशिश, घोषित भी बैठे थे, और जिस तरह से, जिसको कहते हैं ना कि आग लगाने की जो कोशिश है, उसमें भी कसर नहीं थी। भीम आर्मी किस तरह से काम कर रही थी वो सबने देखा ही, और यहां तक कि जो मीडिया के साथ दुर्व्यवहार हुआ उसमें भी इन्हीं लोगों की बहुत भूमिका रही, वो साफ साफ दिखा। समाजवादी पार्टी के लोग, चूंकि उनका नेता जब उस तरह से दिखा तो उन्होंने अपने लोगों को भेजा। अब वो कितने अराजक हुए ये सब तो जांच का विषय है, उसमें
उसी में निकल कर आएगा। एक नहीं, खबर नहीं, आपको और बताता मीडिया- चलूं। सर ब्रेक का समय हो जाएगा। एक खबर और थी आज कि बीजेपी ने ये नीट पेपर लीक और ये सारे प्रदर्शन के बाद अब एक प्लान ये बनाया है, अपनी महिला मोर्चा को जिम्मेदारी दी है कि वो हर मंडल में महिला मोर्चा की टीम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको वहां जाकर के ये जानकारी पहले निकालेंगी कि कौन कौन से बच्चों ने उस इलाके में नीट का एग्जाम दिया, और फिर उनके घर जाएंगी, उनके परिवार वालों से, उन बच्चों से मुलाकात करेंगी और जानेंगी कि क्या उनकी वाकई कोई नाराजगी है। तो सरकार भी अपनी तरफ से जांच, एक तरफ ये डैमेज कंट्रोल जो है, इसमें भी आपने प्रधानमंत्री का वीडियो भी नया आता हुआ देखा, तो हर लेवल पर वो डैमेज कंट्रोल करने के प्रयास कर रही है, और फिर इसकी रिपोर्ट पार्टी की टॉप लीडरशिप को दी जाएगी कि घर जाए गए, बात हुई तो क्या पता लगा। सर तो सरकार मानती है कि डैमेज तो बहुत बड़ा हो गया है। है प्रधानमंत्री जी जब 5-5 वीडियो जारी करे तो इसका मतलब डैमेज बहुत बड़ा हुआ। और फिर संगठन, अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री भी इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, पार्टी भी कर रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया बीजेपी महिला मोर्चा की क्या जरूरत है। बीजेपी की तो बड़ी यूनिट है एबीवीपी, वो आंदोलन में नहीं थी तो आंदोलन में बच्चों के पिटने के बाद तो जा ही सकती है घर पर, और नीट के लिए वो सपोर्ट भी करती होगी या चाहती होगी कि नीट के पेपर लीक ना हो। तो महिला मोर्चा की भूमिका और एबीवीपी इस पूरे आंदोलन के दौरान गायब रही, ये मुझे थोड़ी सी ज़्यादा चिंता की बात एबीवीपी के लिए लगती है। बच्चे तो अपने आप लड़ ही लेंगे, लड़ ही लिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि एबीवीपी का संगठन जो है वो अपनी पकड़ के साथ, अपने जो टारगेट्स है उसके साथ काम नहीं कर रहा? जी, मतलब इस आंदोलन में तो एबीवीपी नहीं भारतीय दिखाई जनता पार्टी का संगठन नहीं है ना सर। कुछ भी कह ले, उसका स्टूडेंट यूनिट है, आरएसएस की कह ले। जब आरएसएस की कहेंगे तो कहेंगे उसका नहीं है। वेल ट्राइड सर, नहीं नहीं, वेल ट्राइड सर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, नहीं ठीक है, टेक्निकली आप ठीक है। नहीं टेक्निकली नहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अटल बिहारी वाजपेयी की जिसे है ना एफिजी जलाई सर डैमेज कंट्रोल कुछ हो भी पा रहा है कि नहीं? प्रयास तो बहुत हो रहे हैं। नहीं, सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, और बीजेपी की कोशिश होगी कि जिस तरीके से मतलब उनकी छवि धुबी लुबी इस चीज़ों को लेकर, और जिस तरीके से पार्टी बैकफुट पे चली गई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, और विपक्ष का इस समय जो जिस तरीके से उत्साह चरम पर है कि बस हमने भाई इस्तीफा करा लिया और बस अब हम आगे और बढ़ेंगे। फिर अभी तो उन्होंने कहा भी था कि धर्मेंद्र प्रधान बाकी है, अमित शाह बाकी है, तो वो अभी उनके जो प्लानिंग है कि भाई आगे वाले समय में और करेंगे, वो तो हंगामा तो कल से सरकार हो वो गई। करते रहेंगे। और सरकार की कोशिश होगी कि भविष्य में छात्रों की जो नाराजगी वो दूर हो, और नाराजगी दूर करने का एक अच्छा तरीका है कि भाई महिला मोर्चा जाए, युवा मोर्चा जाए, युवा भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा वो भी जा सकता है इसके अंदर, तमाम संगठन है वो जा सकते हैं, अपने स्तर पर पदाकर। मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत की है। अब इसका कितना असर होगा, कितना जमीन स्तर पर जाकर काम करते हैं, ये देखने वाली झारखंड शिक्षा मंत्री जी जो हैं वो आरएसएस के सहयोगी संगठन एबीवीपी के नेता रहे हैं।